अगले वर्ष मुंबई में महानगर पालिका चुनाव होने जा रहे हैं और सभी राजनीतिक दल उनके प्रत्याशी इस जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ है वार्ड नंबर 87 के शाखा अध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी से रुपेश मालुसारे जी। रुपेश जी, स्वागत है आपके न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू। तीसरी बार हमारा इंटरव्यू हो रहा है। जैसे 4 वर्ष हो चुके हैं आपके नगर से को, 9 वर्ष हो गए उनका टेन्योर हो। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके काम को देखकर? यहाँ पे वार्ड में बहुत सारी समस्या है। जैसे मेन अभी समस्या है यहाँ पे इसारे। यहाँ पे एक शिवालिक वेंचर्स करके जो बिल्डर है उनकी तरफ से यहाँ पे इसारे का प्रोजेक्ट यहाँ पे लास्ट 10 इयर्स से यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसारे अंतर्गत में जो कुछ बातें हैं उसमें बिल्कुल ध्यान दिया गया नहीं, ऐसा मेरा मानना है। तो उसमें कॉरपोरेटर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या असेंबली मेंबर है। बात यह है कि यहाँ का जो पब्लिक है वो बहुत लो प्रोफाइल पब्लिक है, गरीब पब्लिक है और उनको दिन दिन में काम करके अपना गुजारा करना पड़ता है। उन्होंने अपने घर ये बिल्डर के ऊपर भरोसा करके दिए। तो लोक प्रतिनिधि है, उनका भी एक ड्यूटी बनता है कि उनकी जो समस्या है घर को लेके वो कैसी रिजॉल्व हो जाए। अभी समस्या मतलब क्या है? समस्या तो पहली समस्या है यहाँ पे जो ट्रांजिट स्कैम है। तो ट्रांजिट स्कैम में इतनी समस्याएं है, उनका सॉल्यूशन अभी तक कभी निकला नहीं। हमने भी बहुत सारे करस्पॉन्डेंस बिल्डर को की है। जिसकी समस्या है, पानी की समस्या है, यहाँ की स्वच्छता की समस्या है, पेस्ट कंट्रोल की समस्या है, वो समस्याएं बिल्कुल आज तक रिजॉल्व हुई नहीं। एज पर द एग्रीमेंट 10 साल के बाद ये ट्रांजिट स्कैम डिमोलिश करके वहाँ पे एक नया ट्रांजिट स्कैम बांधना चाहिए था, लेकिन उस एग्रीमेंट के मुताबिक भी कुछ काम हुआ नहीं और लोग यहाँ पे रह रहे, अपनी जान जोखिम में डाल के रह रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। सेकेंड थिंग, जो लोग ट्रांजिट स्कैम जिन्होंने लिया नहीं उनको यहाँ पे बिल्डर की तरफ से रेंट दिया गया। वो 8,000 पर मंथ ऐसा रेंट का जो राशि है वो उनको स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में रेगुलरली मिलता था, लेकिन उसके बाद में 9-9, 10-10 महीना लोगों को आज चेक नहीं मिल रहा है। जो स्टार्टिंग में रेंट बिल्डर ने चालू किया 8,000 रुपीज़, उसमें लास्ट 8 ईयर से कुछ बढ़ोतरी नहीं की। उसके ऊपर भी हमने बहुत सारा करस्पॉन्डेंस किया कि मिनिमम 2-2 साल के बाद में ये रेंट 20% से बढ़ना चाहिए था। अदर एरियाज़ में वो रेंट बढ़ रहा है, लेकिन ये एरिया में ये बिल्डर ने मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा पास जो फंड है वो ख़त्म हो गया है, ऐसे रीजंस देख के रेंट बढ़ाने का छोड़ो, लेकिन वो उनको रेगुलर जो देना चाहिए वो दिया नहीं। उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ कि जो लोग आज रेंट पे रह रहे उनको यहाँ वहाँ से कर्जा निकाल के वो रेंट भरना पड़ रहा है। उनकी बच्चों की शिक्षाएं चालू है, मेडिकल के प्रॉब्लम्स है, ये सब प्रॉब्लम को फेस करके उनको उनके खिसे से रेंट भरना पड़ रहा है, क्योंकि बिल्डर उनको टाइम पे रेंट नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये सब समस्याओं पे जो लोक प्रतिनिधि है उन्होंने ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो ध्यान उन्होंने दिया नहीं है। रुपेश जी, आज जो SRS स्कीम है, ये SRS स्कैम बन गया है जगह जगह पूरे मुंबई में। जहाँ लोगों को घर मिलना चाहिए उनको उनका आशियाना नहीं मिल रहा है, बल्कि और देर कर रही है सरकार। तो अगर मन से बड़े बड़े हम देखें सोशल इशू पर आप लोग आंदोलन करते हो, तोड़फोड़ करते हो, तो क्या अगर तभी भाजपा और शिवसेना की सरकार है महानगर पालिका में आने वाले समय में, क्योंकि इलेक्शन करीब है, क्या ये रवैया आपके SR के प्रति भी देखने को मिलेगा? देखो, मेरा मानना है ऐसा है कि तोड़फोड़ करके या आंदोलन करके अगर इशू रिजॉल्व होता है तो हम लोग तोड़फोड़ भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। लेकिन हमने जब इस इशू के बारे में करस्पॉन्डेंस किया या बात करने की कोशिश की, तभी बिल्डर से हमको आंसर क्या मिला है कि हमारे पास फंड अवेलेबल नहीं है। जब हमारे पास फंड अवेलेबल होगा तो हम ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। अभी इस बारे में मुझे कहना है कि अगर आपके पास फंड अवेलेबल नहीं है तो आपने लोगों का घर खाली क्यों किया? लोगों को एश्योरेंस क्यों दिया कि 22 महीने में हम आपको पोजीशन देंगे?
तो ये एश्योरेंस को कहीं ना कहीं छेद गया है। और बिल्डर का जो स्टेटमेंट है, कमिटमेंट इज कमिटमेंट, तो बिल्डर ने उसका कोई भी कमिटमेंट आज तक पूरा नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। और उसका वो जो टैगलाइन है उसने वो बदलना चाहिए, ये मेरा मानना है, कहना है। अभी सर इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो आपको कुछ मिला कि कोई मिला हुआ है एसआरए के साथ, शिवालिक वेंचर के साथ कोई मिला हुआ है एसआरए का कोई बड़ी अधिकारी, कोई हाँ, कैसा है, शिवालिक वेंचर्स को यहाँ पे तरीके मिला है। तरीके मीन्स ये पूरे एरिया पे शिवालिक वेंचर्स की ही मोनोपोली रहेगी, कोई भी दूसरा बिल्डर यहाँ पे इंटरफियर नहीं कर सकता। अगर ये तरीके गवर्नमेंट कैंसिल करती है तो उसमें बेनिफिट ऐसा होगा कि नए नए बिल्डर यहाँ पे आएंगे और उसके वजह से यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा। और जब कंपटीशन होता है तो वो हेल्दी कंपटीशन होता है और उसकी वजह से लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी और जल्द से जल्द घर भी मिलेगा, ऐसा हमारा कहना है। तो ये जो तरीके हैं, ये तरीके कैंसिल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। सर देखते खार का जो पॉपुलेशन है वो दिन पर दिन जो आबादी बढ़ते जा रहा है। अगर आप कभी घूमे तो आप देख सकते हो मार्केट में बहुत सारे हमारे भाई जो यूपी, बिहार, बंगाल से दिखाई दे रहे हैं। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या आपने कभी अपने वार्ड में काम किया, अवेयरनेस प्रोग्राम कभी किया? पॉपुलेशन को कंट्रोल हम ऐसे नहीं कर सकते, जो आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ काम मिलने के लिए आ रहे हैं। सर ये मेरा सवाल इसीलिए था क्योंकि मनसे का मैंने एजेंडा है यूपी और बिहार से जो आते हैं उनको आप वापस वो रास्ता दिखाते हो कि वापस यूपी बिहार से ले जाओ। नहीं, कैसा है, जो ये एजेंडा है वो लोगों ने मिसगाइड किया है। हमारा मानना ये है, हमारा एजेंडा ये है कि भूमिपुत्रों जो है, जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो शुरुआत से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको इनिशियल स्टेज पे पहला रोज़गार मिलना चाहिए। और उनको रोज़गार मिलने के बाद जो अदर रिलीजन के लोग हैं उनको भी रोज़गार मिलना चाहिए। तो भूमिपुत्रों पे अगर इनजस्टिस होता है तो वो इनजस्टिस को कहीं ना कहीं हमको जस्टिस देने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। लेकिन इस बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स से हमने ऐसी कोई भी बात नहीं की है जिससे किसी को तकलीफ हो। हमारा पूरा फोकस, हमारा फुल कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ सोशल कॉज पे है। और ये सोशल कॉज को लेके जो चीज़ करनी चाहिए, जो प्रोग्राम्स करने चाहिए, वो हमने आज तक यहाँ पे ये वार्ड में किए हैं। सर मेन सवाल ये लोगों का सवाल है कि जो मनसे के वॉलेंटियर है, युवा है, वे ज़्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन किससे पाते हैं? तभी आपकी सीट्स बढ़ती है लोकसभा या विधानसभा में, हालांकि सीट तो है नहीं, या फिर दंगा फसाद करने से उनका मनोबल बढ़ता है? देखो, मोटिवेशन तो ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस कि हमारे जो पार्टी के मेन लीडर है सन्माननीय राज साहब ठाकरे, उनसे ही हमारी यूथ को मोटिवेशन मिलता है। सेकेंड थिंग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्टी उनके हिसाब से एजेंडा डिसाइड करती है और वो हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। लेकिन वार्ड नंबर 87 की अगर बात करें तो यहाँ का जो यूथ है उनको लड़ाई झगड़ा ये सब बातें नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि जिनके ऊपर इनजस्टिस हो रहा है उनको जस्टिस मिले, रोज़गार जो है, अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलने के लिए काम हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे अस्वच्छता ज़्यादा तरीके से है, डेंगू मलेरिया उसकी वजह से यहाँ पे वार्ड में फैल रहा है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्कआउट होना चाहिए। एजुकेशन के ऊपर अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो हमारा जो यूथ है 87 वार्ड का, वो हम लास्ट 5 ईयर्स से यही एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले और उनको जस्टिस मिले। अगर उनका छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल का रहेगा या पुलिस स्टेशन का रहेगा या बीएमसी का रहेगा, तो वो हम लोग उनके साथ में खुद पर्सनली जाके वो प्रॉब्लम अटेंड करते हैं और वो रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, हमने देखा कि सबसे अगर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम कोई रखता है वो आपकी पार्टी करती है वार्ड 87 में। तभी लोकसभा इलेक्शन था, हम तभी भी हमारा इंटरव्यू हुआ था और उसके बाद असेंबली इलेक्शन हुआ था। लोकसभा में कोई सीट नहीं है, असेंबली में एक सीट है। क्या आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनका मोरल कम हुआ है, लेस हुआ है? असेंबली में जब हमारा एक सीट आया, उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद
आफ्टर 7 डेज में वार्ड नंबर 87 में हमने डेंगू और मलेरिया के ऊपर प्रोग्राम लिया था। वो अवेयरनेस प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में हमने 4 संडेज मीन्स वो 1 महीना वो प्रोग्राम हमने यहाँ पे चलाया वार्ड में। और उसमें हमने धूल फवारनी, वो पाउडर मारना या वो जो लिक्विड है वो हमने सभी जगह पे स्प्रेड किया। उसके अलावा हमने घर घर में पैम्पलेट बांटे और लोगों को अवेयरनेस दिया कि ये डेंगू और मलेरिया ना होने के लिए क्या क्या आपको मेजर्स उठाने हैं। तो ये हमने डोर टू डोर जाके ये कैंपेनिंग हमने किया है। और 4 संडे यहाँ के यूथ ने, यहाँ के लोगों ने खुद आगे आके ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके हमको रिस्पांस दिया है। तो मुझे ये कहना है यहाँ पे कि कैंडिडेट जीते या हारे, हमारी पार्टी जीते या हारे, तो उससे हमारा मॉरल डाउन नहीं होता है। अगर मॉरल डाउन होता था तो हम आफ्टर 7 डेज में वो प्रोग्राम नहीं लेते थे, हम घर में बैठ के टेंशन में रहते थे। लेकिन 7 डेज में अगर हम लोग वो प्रोग्राम लेते तो इसके ऊपर हमारा मॉरल क्या है वो आपको पता चलेगा। तो हम ये सोशल कॉज देखते हैं। इलेक्शन आएंगे जाएंगे, हार जीत तो होती रहेगी, लेकिन ये सोशल कॉज में ब्रेक आना नहीं चाहिए, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा कहना है। सर, जो MM पार्टी आपको पता होगा, ये मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम विचारधारा वाली पार्टी है। क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मराठी विचारधारा वाली पार्टी है कि एक सेक्युलर पार्टी है? देखो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये 2006 में जब फाउंड हुई तो ये मराठी के एजेंडे पे ही इसका निर्माण हुआ है कि महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्रीयन लोग हैं, जो मराठी युवक हैं, उनको रोजगार में प्राधान्य मिले, उनको अच्छा शिक्षण मिले, उनको अच्छी सेवाएं मिले। इस पे ही आधारित हमारा एजेंडा है। पार्टी का जो एजेंडा है वो ऐसा ही है। तो ये मराठी लोगों के लिए ही काम करेगी, इसके आगे ब्रेकिंग न्यूज़ हमें मिला है। सर, हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में आज जगह जगह पे जो ज़िला है महाराष्ट्र के में वाकई लोग रिजर्वेशन चाहते हैं। मराठी समाज के बड़े बड़े जो समाज के लोग आते हैं उनको रिजर्वेशन चाहिए। हम दलित के लिए बना था रिजर्वेशन, लेकिन आज मराठी लोग रिजर्वेशन पा रहे हैं। इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? देखो, आज जो मराठा समाज है उसके बारे में अगर कहने जाएंगे तो ये जो समाज है ये पहले बहुत फाइनेंशियली वेल साउंड था, सदन था, लेकिन आज उनकी हालत थोड़ी सी बदतर हो गई है। आज उनके बच्चों की शिक्षा के लिए उनके पास पैसा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं वो डोनेशन पे सीट अलॉट करती है और इस समाज में अच्छे स्कोरिंग आने के बाद भी एडमिशन मिलता नहीं। और उस चीज़ की वजह से वो शिक्षा से दूर जा रहे हैं। और अगर उनको अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो उनको ऑब्वियस है कि अच्छा सर्विस भी मिलेगा। तो ये जो समाज है अभी, ये जो आप देख रहे हैं अभी टीवी, इतना कहना चाहूँगा कि आज तक आपने हर एक पार्टी पे भरोसा रखा है और चुन के दिया उनको, लेकिन आपने उनका परफॉर्मेंस भी देखा है। तो मैं यही यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप जब भी वोटिंग करेंगे तो लास्ट 10 इयर्स का परफॉर्मेंस देख के आप वोट करो। अगर आपको लगता है कि हमारे नगर सेवक ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो डेफिनेटली आप वोट करो उनको। अगर आपके मन को बिल्कुल लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल कुछ काम हुआ नहीं है, हमारे गली में, हमारे सोसाइटी में, हमारे मंडल में, हमारे एरिया में जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से अगर काम नहीं हुआ है तो आप डेफिनेटली सोचो हमारे बारे में। मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप हमको अपॉर्चुनिटी देंगे तो हम आपके लिए जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर काम करेंगे। 24 आवर्स हम आपको VIP सर्विस देंगे, इतना मैं आपको यहाँ पे कमिटमेंट करता हूँ। और ये कमिटमेंट रहेगा, ये हमारा एजेंडा रहेगा, ये हमारा वचन रहेगा। ये मैं यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर की जैसा आश्वासन नहीं दे रहा हूँ। आप एक हमको संधि दो, एक अपॉर्चुनिटी दो और आप एक बार हमको आजमाओ और हमारा काम देखो। धन्यवाद रुपेश जी, आपने कीमती समय में से कुछ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच।